नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच की सीरीज में। और आज हमारा 98th डे मिशन इंस्पेक्टर बैच का आज शुरू होने जा रहा है। आप देख रहे होंगे हमारी जो सेंचुरी है वो बिल्कुल नियर बाय आ चुकी है और जल्द ही सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और 98th डे हमारा लास्ट फेज है। बच्चों, आप सबको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि हमें लास्ट फेज के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, हमें उसको कंप्लीट करना है। और जो हमारा 100th डे होगा उसको मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पैटर्न वही होगा, 5 हमारे पास स्पेलिंग चेकर्स होंगे, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 5 क्लॉज टेस्ट होंगे और 5 हमारे पास फिलअप्स होंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। सेंटेंस सिंपल है कि आपको चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो जज करना है कि कौन सा सही है ना। तो देखो, चारों ऑप्शन में ना आपको वर्ड पढ़ के पता चल रहा होगा कि पेनक्रोमैटिक का वर्ड का मीनिंग बताना है, यानी कि सेंसिबल टू ऑल कलर्स है ना, विजिबल टू ऑल कलर्स के सेंस में आता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है पढ़ो, जिसमें लिखा हुआ है कि PANCHRO, ठीक है ना, और फिर MATIC, ठीक है। तो सेंस होता है इसका कि सेंसेबल टू ऑल विजिबल कलर्स, ठीक है, इसका सेंस जाता है आपके पास। तो ध्यान रखो, पेनक्रोमैटिक क्या यूज है, पेनक्रोमैटिक। इसको याद करवाता हूं मैं जब भी क्लास में, तो पेन और फिर CHRO, ठीक है ना, CHRO, PANCHRO, ये वर्ड याद रखो। और मेटिक वर्ड तो गलत होगा ही नहीं। अगला वर्ड है, चार ऑप्शन देख के पढ़ रहा होगा, तो मस्टाश यानी कि मूछ के लिए यूज हो रहा है। अब ना मस्टाश की बच्चों आप दो स्पेलिंग्स देखोगे, एक तो आप पढ़ो सबसे पहले फर्स्ट, तो देखते ही पता चल गई सही है। और एक और स्पेलिंग होती है हमारी कि MOUSTACHE, मस्टाश, ये भी स्पेलिंग सही होती है। बट इन दोनों में अगर कोई पूछेगा तो स्पेलिंग कौन सी सही होगी, फर्स्ट वाली, जिसमें MUSH यूज होता है। वैसे देखो सी डी में लिखी थी बट इसमें ई नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ये तो वैसे भी दोनों वर्ड गलत है। समझ में आया सभी को कि दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट है जब आपको जज करने को मिलेगी, बट आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो इसको देनी है। इसके पीछे रीजन वही अमेरिकन और ब्रिटिशर्स का होता है। ठीक है, अगला वर्ड है, चारों को पढ़ के पता चलेगा, एक वर्ड यूज होता है रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट वो एक वर्ड होता है जिसमें आपके पास ये पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि RE फिर CAL, क्या लिखा हुआ है, RE फिर CAL और फिर CI, बस ये CI याद रख लो, क्योंकि ट्रेंड जो होता है वो कोई गलत नहीं करता। ये कौन होता है, जब कोई किसी रूल को फॉलो करने के लिए करने से मना कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिफ्यूजिंग टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिफ्यूजिंग टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। अगले में जो स्पेलिंग है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग है। फ़ारेनहाइट जो लग होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमने सुना होगा। इसकी स्पेलिंग में हमें ध्यान रखना होता है कि FAHREN और HEIT, ये लास्ट का वर्ड भी गलत हो जाता है। तो पढ़ो, FAH और RA लिखा हुआ है गलत, FE गलत, FAHREN और इसमें H के बाद I लगा हुआ है इसलिए गलत। तो D जो है वो इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। अगली स्पेलिंग देखते हैं क्या लिखी हुई है हमारे पास। अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जिसका मीनिंग होता है कोई भी हैपनिंग, है ना। तो पढ़ो, अकरेंस की स्पेलिंग में बच्चों ध्यान रखना होता है कि डबल C भी आता है और डबल R भी आता है और आगे ENCE भी आता है ना। तो पढ़िए कौन से ऑप्शन में, डबल C डबल R और E, बी ऑप्शन में है। पहले में नहीं है क्योंकि ए लगा हुआ है, इसमें सिंगल सी लगा हुआ है, इसमें सिंगल आर लगा हुआ है। राइट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों 5 क्वेश्चंस का सेगमेंट होगा वो हमारा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का।
किसका होगा? सिंपल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो एक बार आप सेंटेंस पहला पढ़ लो क्या लिखा है, और उसको एक लाइन में हम लोग एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करेंगे। लिखा हुआ है कि अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड एंड सेटल्ड देयर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया और हमारे यहां पर आके रहने लग गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक वर्ड लिखा हुआ है एमिग्रांट, एक वर्ड लिखा हुआ है इमिग्रांट। बहुत बच्चों को इन दोनों वर्ड में कंफ्यूजन होती है। विजिटर नहीं होगा, टूरिस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो सेटल होने जा रहे हैं, और जो विजिटर और टूरिस्ट होते हैं वो कभी भी सेटल नहीं होते। तो इसके लिए आप याद कर लो, कम इन है ना, इनका मतलब आना है ना, और एग्जिट यानी कि एग्जिट का मतलब होता है जाना, तो इन का यूज होता है, तो इसके लिए एमी यूज होता है, यानी कि एमिग्रांट। और ई से होता है तो ये होता है इमिग्रांट। इमिग्रांट में क्या होता है कि अ पर्सन लिविंग हिज कंट्री एंड सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो वहां जाके सेटल हो जाए। तो यहां पर आपको लिविंग का सेंस मिलेगा और यहां पर आपको कमिंग का सेंस मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ये वर्ड गलत मत कर देना। तो इसमें बंदा आया है इसलिए एमिग्रांट है, और अगर बंदा लीव करता तो इमिग्रांट यूज होता, ई वाला, ठीक है। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। अगला, अ नंबर ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, गैलेक्सी, ग्रुप और बॉडी, यानी कि अगर मैं बात करूं जो मोटर व्हीकल्स होते हैं या फिर मोटर व्हीकल्स होते हैं या फिर आपका शिप्स होती है, इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये वर्ड भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? फ्लीट। फ्लीट यूज करा जाता है जहाज के ग्रुप के लिए, राइट। चलिए, गैलेक्सी मैंने बताया हुआ है स्टार्स के ग्रुप के लिए यूज होता है, और ग्रुप्स तो बहुत सारों के लिए यूज होता है, और बॉडी यूज होता है बच्चों वॉलंटियर्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? वॉलंटियर्स के लिए, जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करते हैं उनके ग्रुप को बॉडी बोला जाता है। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, यानी कि जो हर चीजों को मना करता है। तो सोल्जर करता है, फाइटर करता है, एंटेंजोगमेंट करता है, और प्रॉफिट करता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट, सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया मैंने इसको, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट जो वर्ड होता है, एंटागोनिस्ट में हमारे पास एंटी वर्ड यूज हो गया, और एंटी वर्ड ही हमारा विरोध वाले के लिए यूज होता है ना। तो एंटागोनिस्ट जो व्यक्ति होता है वो हर चीजों को क्या करता है बच्चों? अपोज करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ थिंग कैप्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन, कोई किसी की याद में कोई चीज लिख रखी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? बच्चे लिख देते हैं एपीटैप। याद रखना एपीटैप नहीं होता बच्चों, एपीटैप होता है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, ठीक है, या फिर ग्रेव। आपने देखा होगा कब्र के ऊपर जो यादगार रह जाए उसके लिए वो चीज लिखी जाती है, उसको बोला जाता है। तो मेमेंटो जो वर्ड होता है बच्चों, वो होता है जब किसी की याद में हम कोई सामान रखते हैं। आपको याद है हमने एक सोवेनियर वर्ड भी पढ़ा था, ठीक है, सोवेनियर वर्ड में पढ़ा था। तो जो सोवेनियर होता है वो भी किसके लिए यूज करा जाता है? किसी भी कोई भी यादगार रहे वो चीज आपके लिए हमेशा के लिए, उसके लिए। एलेजी क्या होती है भाई? ये तो एक तरह की पोयम होती है, या फिर आप एक तरह का सॉन्ग बोल सकते हो, जो क्या शो करता है? पोयम, और पोयम बोल लो या फिर सॉन्ग बोल लो, दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, है ना। और गिफ्ट तो सेंस नहीं लगेगा, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आसान है। चलिए अगला, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन इज कॉल्ड। बहुत बच्चे इस वर्ड में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। बिना पूछे तो थीफ भी आ जाता है, बगलर भी आ जाता है। वेंडल जो होता है ये होता है वन हु डैमेज एवरीथिंग, है ना। तो ये तो इसके सेंस में नहीं आएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ तहस नहस कर दे वो होगा, और इंट्रूडर भी वही होता है। अब ध्यान से सुनना, इनमें डिफरेंस क्या होता है बच्चों। थीफ तो सिर्फ चोरी करने के मकसद से आता है, और जो बगलर होता है वो भी चोरी करने के ही मकसद से आता है, या फिर कुछ भी लूट पाट करने के लिए आता है। लेकिन जो इंट्रूडर होता है ना, वो सिर्फ बिना इन्विटेशन के कहीं एंट्री कर लेता है, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो चोरी ही करे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है इंट्रूडर, जो बिना इन्विटेशन के पहुंच जाए उसको बोला जाता है। और बगलर कौन होता है? जो चोरी करने के मकसद से ही एंट्री करेगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला बच्चों जो सेगमेंट है हमारे पास वो है क्लॉज टेस्ट का।
ठीक है। और क्लॉज टेस्ट आप सबको पता है कि हमारे पास पैसेज के अंदर जब भी फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा वहां पर उसको फिल करना होगा, विच इज कॉल्ड क्लॉज टेस्ट, है ना। क्लॉज का मीनिंग ही होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और बच्चों 4 लाइन का है तो हम इजीली इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है, वी आर डैश इन अ टाइम of a great and dash changes. The most obvious dash of the modern world is the dash development of science and technology. This has given man a deeper dash of nature. आसान सा है, पढ़ के मीनिंग बना सकते हैं। लिखा हुआ है, we are dash in a time existing, living, surviving और alive living, है ना, कि हम इस समय में रह रहे हैं। आगे, of time great and dash changes, ठीक है, convenient, continuing, covert और consequent, ठीक है। consequent तो नहीं होगा, बाधा है। कोवर्ट का भी सेंस नहीं लग रहा, कॉन्टिन्यूइंग लगातार का सेंस हो रहा है ना। और कन्वीनियंट तो आपको पता है सुटेबल चीजों के लिए यूज करा जाता है, सो कॉन्टिन्यूइंग बिल्कुल सही है। द ऑब्वियस डैश ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, पार्ट, साइड, फीचर और नेचर। ये तो पार्ट भी सही लग रहा है और फीचर भी सही लग रहा है। चलो एक बार इसको आगे देखते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इज द डैश डेवलपमेंट, फीचर, फीचर हो गया ना क्योंकि आगे की बात कर रहा है। तो मॉडर्न वर्ल्ड इज द डैश, आगे बढ़ेंगे, डैश डेवलपमेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि ये तो चेंजेस के लिए यूज होता है। रैपिड हो सकता है ना, रैपिडली चेंजेस होते हैं, ठीक है। और एरिटिक नहीं हो सकता और मैग्नेनिमस नहीं हो सकता। मैग्नेनिमस होता है बहुत ज्यादा जनरस होना या फिर बहुत ज्यादा काइंड होना, है ना, या फिर जनरस होना या फिर कोई भी काइंड होना, राइट। चलिए आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस हैज गिवन मैन अ डीपर डैश ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, राइट। चलिए इसमें नेचर यूज करा हमने, द रैपिड डेवलपमेंट ठीक है, ऑब्वियस फीचर ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूइंग चेंजेस भी ठीक है और लिविंग इन अ टाइम भी ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, आप उसी टाइम इसको कॉपी में लिख लेना। पहला वर्ड लिखा हुआ है टू लुक ब्लू, यानी कि टू लुक ब्लू का सेंस आएगा तो इसका सेंस होता है उदास दिखना, अनहैप्पी दिखना या फिर सैड दिखना। तो आप पढ़िए बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टू लुक सैड, है ना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसका आंसर देते हैं तो टू लुक सिक। टू लुक सिक बच्चों तब होता जब क्वेश्चन होता टू लुक ग्रीन। क्या क्वेश्चन होता, टू लुक ग्रीन, तब इसका आंसर दिया जाता टू लुक सिक, ठीक है। ध्यान रखो, आसान सा होता है, बस मीनिंग नहीं पता होता तो आंसर गलत आ जाता है। अगला, द अल्फा एंड द ओमेगा। द अल्फा एंड ओमेगा होता है ए टू जेड, यानी कि कोई चीज शुरू से लेकर कोई भी चीज लास्ट तक के लिए हम लोग अल्फा एंड ओमेगा यूज करते हैं। तो पढ़िए सी ऑप्शन लिखा हुआ है, द बिगिनिंग एंड द एंड, है ना, द बिगिनिंग एंड द एंड। अगला, अ ब्लैक शीप, ठीक है। ये दो वर्ड में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अ ब्लैक ऑक्स और अ ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप होता है कि किसी बंदे ने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिसकी वजह से उसको एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है, जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कलंकित व्यक्ति, है ना, तो उसको बोला जाता है। तो सी ऑप्शन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अनवर्थी पर्सन, है ना, वैल्यू कम हो गई। और वही अगर क्वेश्चन होता अब ब्लैक ऑक्स तो ये होता है मिसफॉर्चुनेट पर्सन। कौन होता है, मिस फॉर्चुनेट पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका लक अच्छा काम नहीं करता उसको ब्लैक ऑक्स बोलते हैं। और ब्लैक शीप जिसको बोला जाता है वो होता है अनवर्थी, ठीक है। अगला, His dealings are all above board। ये बहुत बार आया बच्चों एग्जाम में, याद रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आप ध्यान से सुनना, अबव बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है जब सारी चीज ईमानदारी से करी जाती है तब यूज करा जाता है। ओपन हो गया, सीक्रेट हो गया, फ्रेंडली हो गया, सिंपल हो गया, ओपन, है ना, सारी चीजें क्लियर दिखेगी, ऑनेस्ट दिखेगी, डीलिंग्स में उसके लिए यूज करा जाता है। अगला, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी कि जब आपको किसी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो कि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते तब आपको ये बोलना पड़ता है। तो डिलेमा वही होता है ना कि जब आप सिचुएशन में फंस जाते हो। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया भाई।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो 5 क्वेश्चंस का सेगमेंट होगा वो फिलिप्स का होगा। एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। द डैश चोजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड। अब यहां पर देखो एक लिखा हुआ है साइट, ये भी साइट, ये साइड और एक ये आई साइड। आप मुझे बताओ ये देखने के सेंस में है या वो वाली साइट में जहां कंस्ट्रक्शन का काम होता है? तो आप पढ़ो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसलिए SITE वाला साइट होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास, यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ डैश न्यू आइडिया। अकस्टम होता है कि कोई चीज को ग्रैब कर लेना, है ना, यानी कि जैसे हम लोग होता है बोलते हैं ना कि भाई ये रिवाज है, हमें इस चीज को आदी होना है इस चीज के लिए। विद, फॉर, बाय और टू मैं बहुत बार सिखा चुका हूं बच्चों, ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, आप याद कर लो। अकस्टम अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन फॉलो करता है? टू। और इस टू के बाद अगर कोई एक्शन होगा ना तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉलो करेगा? फोर्थ फॉर्म फॉलो करेगा, ING वाली। ठीक है, अगला, नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। अच्छा आप देखो बच्चों, नेवर एक कैसा वर्ड होता है बच्चों? नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, ये मैंने अगर आपने मैंने एडवर्ब में ना एक टॉपिक पढ़ाया था, इन्वर्जन के क्वेश्चंस थे, तो इसमें ये बताया था अगर नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाता है ना तो वो इन्वर्जन की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह? इन्वर्जन की तरह। और इन्वर्जन में अगर सब्जेक्ट और वर्ब लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा, इसको ठीक करके वर्ब प्लस में सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। तो आप पढ़िए बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब जरा आप ध्यान से सुनना, इसमें भी वर्ब पहले है, इसमें भी वर्ब पहले है और इसमें भी वर्ब पहले है, राइट। आप देखो अगर मैं डिड वाला ऑप्शन लगाता हूं तो डिड आई और ये पढ़ो मेट। अब मेट या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों या तो थर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं डिड लगा दूंगा तो सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डू लगा दूंगा तब भी आगे जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पैटर्न होता है। डू, डिड और डज, ये तीनों वर्ड अगर यूज हो जाएंगे, इनके बगल में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन हैव आई, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही हो सकता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हैव आई मेट। क्लियर हो गया? चलिए, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, आई कांट बियर डैश लेट। तो ये मुहावरा होता है, आपने सुना होगा बच्चों, कांट बियर, कांट लाफ, ठीक है, कांट स्टैंड। आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, कांट स्टैंड, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ टाइम एंड टेंस के वर्ब के चैप्टर में, है ना। तो आपको मैंने सिखाया था इनके जस्ट बगल में जेरेंड आता है, ठीक है, और जेरेंड का मतलब हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? फोर्थ फॉर्म। तो आप पढ़िए, जो सी ऑप्शन है बीइंग यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? इसको लर्न कर लीजिए। अगला लिखा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कि मनी अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। आप सबसे पहले बच्चों ये वर्ड याद रखो, कौन सा? अलोंग विद। अब अलोंग विद पढ़ रहे हो तो इससे पहले याद रख लो टुगेदर विद। ठीक है, टुगेदर विद एक वर्ड होता है, विद एक वर्ड होता है, बिसाइड्स, ठीक है, एक वर्ड होता है एज वेल एज, ठीक है, एक वर्ड होता है अनलाइक, एक वर्ड होता है एंड नॉट। ये मैंने पहले भी बहुत बार ये वर्ड्स पढ़ा रखे हैं भाई। ठीक है, इनके जो भी पहले नाउन या फिर प्रोनाउन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब यूज होती है। क्या यूज होती है? इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। तो मनी जो है वो सिंगुलर है, तो आप पढ़िए वर नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए था भाई? गोस, क्योंकि वर्ब की पांचवी फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, यानी कि मनी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आनी चाहिए थी। ठीक है ना? अच्छा, अगर सर ऑप्शन में इज गोइंग होता तो क्या आंसर ये भी होता? नहीं होता बच्चों, क्योंकि पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का जो सेंस होता है वो होता है कि हैबिचुअल एक्शन है, कॉन्टिन्यूइंग एक्शन है, और कॉन्टिन्यूइंग एक्शन कभी भी आईएनजी की सेंस में नहीं बनता। चलिए, तो भैया आज हमने अपना 98th डे जो है वो बच्चों कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में मैं आपको 99th डे कराऊंगा, और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको 100 डे जो होगा
वो जरूर बता दूंगा कि किस दिन और किस टाइम, क्योंकि हम थोड़ा सा उसको टाइमिंग को भी फ्लक्चुएट करेंगे। मैं आपको वो सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही। बाकी आप सारे के सारे बच्चे ये सारी सीरीज को फॉलो करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।